लेक्चर नंबर ये 1 है। ओके, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आज पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र के बारे में और इसे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अर्थशास्त्र में आपको एक अर्थव्यवस्था पढ़ने को मिलेगा, एक अर्थशास्त्र पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, पहले ये जान लेते हैं। ओके, देखिए, अर्थशास्त्र को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। ओके, अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थशास्त्र में मानव द्वारा अध्ययन किया जाता है, मतलब कि मानव कितना पैसा में कौन सामान बेचा और कितना पैसा में कौन सामान खरीदा। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को, यही लाभ या हानि जब होते हैं मानव द्वारा, इसे बोलते हैं हम लोग अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र, जो निजी जीवन में इस्तेमाल होता है। ओके, और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? जब इसमें देश का नाम जुड़ जाए, जब इसमें देश का नाम जुड़ जाए। ओके, जैसे कि ऐसा शब्द जिसके आगे किसी देश या किसी विशेष क्षेत्र का नाम जुड़ जाए, इसे बोलते हैं हम लोग इकोनॉमी। और ऐसा जिसमें मानव द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे लाभ हो हानि हो, इसे बोलते हैं हम लोग अर्थशास्त्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, अर्थशास्त्र जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा का शब्द है और अर्थशास्त्र में हम देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, अर्थशास्त्र का अगर लेखक पूछ लिया, अर्थशास्त्र के लेखक पूछ लिया, तो प्राचीन काल में आपको पता ही होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। वह थे चाणक्य, और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त बोले जाते हैं, चाणक्य को ही कौटिल्य बोले जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वह है कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। ठीक है, अब देखिएगा, चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पीएम का काम करते थे, मतलब पीएम के पद पे थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा चाणक्य किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश से संबंध रखते हैं, जो कि मौर्य वंश की स्थापना भी यही किए थे चाणक्य की सहायता से। ठीक है, अब देखिएगा, चाणक्य का जो संबंध है, मतलब चाणक्य का जो बुक है अर्थशास्त्र, ये किससे संबंधित है? तो ये राजनीतिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीतिक से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र के लेखक पूछ लिया तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र के लेखक पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? आधुनिक अर्थशास्त्र के लेखक एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र के लेखक एडम स्मिथ को बोले जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एडम स्मिथ का एक बुक है, वो बुक का क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशंस कब लिखे थे? द वेल्थ ऑफ नेशंस ये लिखे थे 1776 में। और एडम स्मिथ किस देश के निवासी हैं? तो याद रखिएगा, यूके के निवासी हैं। एडम स्मिथ जो है ये किस देश के निवासी हैं? तो क्या बोलेंगे? ये यूके के निवासी हैं। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूके के निवासी हैं एडम स्मिथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, अर्थशास्त्र का नामांकन पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र के जो नामांकन किए थे वह किए थे अल्फ्रेड मार्शल। कौन किए थे अर्थशास्त्र का नामांकन? अल्फ्रेड मार्शल किए थे। ओके, अब देखिएगा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कौन बोले थे? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कौन बोले थे? यह बोले थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बोले थे कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और अर्थशास्त्र का नामांकन कौन किए थे? तो अल्फ्रेड मार्शल किए थे, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिएगा, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, ये कौन बोले थे? तो यह बोले थे अल्फ्रेड मार्शल ही। कौन बोले थे? अल्फ्रेड मार्शल बोले थे अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कौन बोले थे? एडम स्मिथ बोले थे, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो यह दिए गए थे रेगनर फिश को। किसको दिए गए थे अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार? तो रेगनार फिश को दिए गए थे, रेगनार फिश को दिए गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। और नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र को कब शामिल किया गया था? तो 1969 में ही शामिल किया गया। 1969 में ही रेगनार फिश को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दे दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। रेगनार फिश जो है ये 2 शब्द दिए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये 2 शब्द कौन कौन दिए थे? तो एक दिए थे माइक्रो,
एक दिए थे मैक्रो, एक दिए थे माइक्रो, एक दिए थे मैक्रो। ओके, माइक्रो को क्या बोलते हैं? माइक्रो को बोलते हैं बीएसटी। माइक्रो को क्या बोलते हैं? बीएसटी। ओके, और मैक्रो को क्या बोलते हैं? समष्टि। तो आप बोल सकते हैं कि बीएसटी और समष्टि ये शब्द कौन दिए थे? तो रगनार फिश दिए थे, रगनार फिश दिए थे। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। और यह शब्द दिए कब थे? तो यह शब्द दिए थे 1969 में, और रगनार फिश को भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में ही मिले थे। कोई दिक्कत नहीं है, अब समझिएगा। और अर्थशास्त्र में जो है आय रोजगार का सिद्धांत ये कौन दिए थे? अर्थशास्त्र में आय रोजगार का सिद्धांत कौन दिए थे? ये दिए थे जॉन किनार्ड किन्स। जॉन किनार्ड किन्स जो है अर्थशास्त्र में आय रोजगार का सिद्धांत दिए थे, जॉन किनार्ड किन्स। ये सब डायरेक्ट गिरता है एग्जाम में, इसीलिए आप लोग को देखना है। ओके, अब देखते हैं प्रमुख पुस्तक। प्रमुख पुस्तक जैसे कि द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? वो है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ है। द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। और ये कब लिखे थे? तो 1776 में लिखे थे। द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। और कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल कब लिखा? 1869 में। कब लिखा? 1869 में लिखा। ओके, आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो वह है अल्फ्रेड मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। और अल्फ्रेड मार्शल जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कब लिखे थे? तो ये लिखे थे 1890 में। कब लिखे थे? 1890 में लिखे थे। ओके, आगे देखते हैं हाउ टू पे फॉर वार। हाउ टू पे फॉर द वार, ठीक है, हाउ टू पे फॉर वार ये कौन लिखे थे? ये लिखे थे जॉन किनार्ड किन्स। जॉन किनार्ड किन्स की बुक का क्या नाम है? हाउ टू पे फॉर वार। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जॉन किनार्ड किन्स ये कब लिखे थे? तो ये लिखे थे 1940 में। कब लिखे थे? 1940 में लिखे थे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? वह है गुरनाल मिंडल। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? वह है गुरनाल मिंडल। एशियन ड्रामा के लेखक गुरनाल मिंडल। कब लिखे थे? 1968 में। 1968 में एशियन ड्रामा लिखे गए थे गुरनाल मिंडल के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है। पुअर इकोनॉमिक्स। पुअर इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? वह है अभिजीत बनर्जी। पुअर इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी जो है पुअर इकोनॉमिक्स कब लिखे थे? 2011 में। 2011 में जो है पुअर इकोनॉमिक्स लिखे थे। किसके द्वारा लिखा गया था? तो अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। अब देखते हैं मेन एंड इकोनॉमिक्स। मेन एंड इकोनॉमिक्स लेखक कौन है? वह है रॉबर्ट मुडेल। रॉबर्ट मुडेल के बुक का क्या नाम है? मेन एंड इकोनॉमिक्स। मेन एंड इकोनॉमिक्स। ओके, रॉबर्ट मुडेल मेन एंड इकोनॉमिक्स कब लिखे थे? 1968 में लिखे थे। 1968 में लिखे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा रगनार फ्रिश जो दो शब्द दिए थे, ओके, वो दो शब्द जो है 1969 में जो दिए थे वो दो शब्द कौन कौन थे? एक थे बीएसटी, एक थे समष्टि। एक थे बीएसटी, एक थे समष्टि। ओके, बीएसटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रो। और समष्टि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रो। देखिए माइक्रो। ओके, बीएसटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रो। और समष्टि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैक्रो। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा बीएसटी का अर्थ क्या होता है? बीएसटी, ठीक है, बीएसटी का अर्थ मतलब बीएसटी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। कीमत सिद्धांत। ओके, बीएसटी मतलब क्या हो गया? कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। और इसके जनक कौन है? इसके जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ को, ठीक है, एडम स्मिथ को। कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा आय रोजगार का सिद्धांत। आय रोजगार सिद्धांत, इसमें जो है मैक्रो में आय रोजगार सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। और इसके जनक कौन है? इसके जनक है जॉन किनार्ड किन्स। इसके जनक कौन है? जॉन किनार्ड किन्स। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं? जब कोई देश का नाम जुड़ जाए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा अर्थव्यवस्था के प्रकार जो होते हैं वो तीन होते हैं। तीन को मुझे पढ़ना है।
पहला होता है स्वामित्व नियंत्रण के आधार पे, दूसरा होता है विकास के आधार पे, और तीसरा होता है वैश्विक संबंध के आधार पे। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार कौन कौन है? तो स्वामित्व नियंत्रण के आधार पे पढ़ेंगे, विकास के आधार पे पढ़ेंगे, और वैश्विक संबंध के आधार पे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, स्वामित्व नियंत्रण के प्रकार कितने हैं? तो वो 3 होते हैं। एक होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होते समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होते मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्वामित्व नियंत्रण के आधार पे मुझे कितने प्रकार का अर्थव्यवस्था पढ़ना है? तो पढ़ना है 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है किस देश में है, किस देश में विकसित है, या किस देश के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया है? तो भारत के द्वारा। ठीक है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे आपको बताएंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं। ओके, आप समझिएगा। देखिए, पूंजीवादी का अर्थ ये हो गया प्राइवेट सेक्टर, जिसमें कि पूर्ण रूप से प्राइवेट सेक्टर ही काम कर सकते हैं। उसमें सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं है, कोई योगदान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, जिसमें कोई निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, ठीक है, संबंध हो। जैसे कि जियो किसका है? प्राइवेट सेक्टर का है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये सब आते हैं। समाजवादी, इसमें समाज को देखते हुए ध्यान में रखता है, मतलब समाज के कल्याण के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था इसे हम लोग बोलते हैं। इसमें समाज के कल्याण के बारे में बोला गया है। ओके, समाज को देखते हुए कि समाज के लिए क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, इसमें जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को रखा गया है। ओके, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। दूसरा होता है विकास के आधार पे। विकास के आधार पे हम 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। ओके, कौन कौन पढ़ेंगे? तो एक पढ़ेंगे विकसित, एक पढ़ेंगे विकासशील, एक पढ़ेंगे अल्प विकसित। ओके, आप समझिएगा। विकसित मतलब ये हो गया कि पूर्ण रूप से ये विकसित हो चुका है। जैसे कि यूएसए क्या है? विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है? विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। और विकासशील क्या है? जो विकसित होने के कगार पे है, जैसे कि भारत, जैसे कि पाकिस्तान, ये पूर्ण रूप से विकसित हुआ नहीं है, विकसित होने के कगार पे है। ओके, इसे बोलते हैं विकासशील। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान में विकासशील। ओके, अल्प विकसित किसे बोलते हैं? तो अल्प विकसित जो मतलब हर चीज से निर्बल हो, ठीक है, हर चीज से निर्बल हो, ठीक है, ना ये विकसित के कगार पे है, ना विकासशील के आधार पे, मतलब निर्बल है, मतलब उसके पास ज्यादा साधन है नहीं। ओके, जैसे कि रवांडा, युगांडा, ओके, ये सब अल्प विकसित के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं वैश्विक संबंध के आधार पे ये 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंध के आधार पे क्या होता है? खुली अर्थव्यवस्था, एक होते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। खुली अर्थव्यवस्था में कौन आते हैं? तो हांगकांग और कौन व्यवस्था में आते हैं? हांगकांग खुली अर्थव्यवस्था में आते हैं। हांगकांग खुली अर्थव्यवस्था में आते हैं। ओके, आयात निर्यात एकदम खुली रूप से आराम से होता है यहाँ पे। ओके, बंद अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं? इसमें आयात और निर्यात को बंद कर दिया जाता है, मतलब आयात और निर्यात जो भी करेंगे अपने देश से ही करेंगे। ओके, आलू उपजाना है तो अपने देश में ही उपजाएंगे, कोई देश से हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि उत्तरी कोरिया, इसमें कैसी अर्थव्यवस्था है? तो बंद अर्थव्यवस्था है। ओके, जिसमें आयात निर्यात शून्य हो। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं, ध्यान से एक एक करके समझते हैं। जैसे कि पहला था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इसे बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें बाजार को ध्यान में रखा जाता है, बाजार को ध्यान में रखा जाता है कि बाजार में क्या चीज़ का मांग है। इसमें समाज से कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाभ देखा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जियो जो आपको सिम बेच रहा है तो क्या फ्री में दे रहा है सिम? मान लो फ्री में सिम दे भी दिया तो क्या आपसे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है? उसको फ्री में कुछ नहीं मिलता है, समाज कल्याण के लिए वो नहीं बैठा है, ठीक है, वो सिर्फ अपना देख रहा है। तो पर्सनली जिसमें लाभ हो, पर्सनली जिसमें जिसका अधिकार हो, ठीक है। तो जियो और क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसे बोल सकते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर ही काम करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ बाजार पर ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। समाज से इसको कोई मतलब नहीं है, लोगों से इसको कोई मतलब नहीं है, बस बाजार को ध्यान में रखते हुए ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है पता है? लाभ कमाना। आपको बोले ना, इसको समाज से कोई मतलब नहीं है, बस हम लाभ कमाएंगे, ठीक है। तो इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है लाभ कमाना, सिर्फ और सिर्फ ये लाभ कमाएगा, ओके। इसको अपनाने वाला जो पहला देश है, पहला जो देश है
वो यूएसए है। यूएसए में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यूएसए में सरकारी चीज़ जैसा ऐसा कोई चीज़ है नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही काम करते हैं। प्राइवेट कंपनी को ये सब कुछ दे दिया जाता है कि आप ही चलाओ, आप ही जानो, जो भी करना आप ही करो। तो पूर्ण रूप से जो है प्राइवेट है। ये क्या है? तो यूएसए है। ठीक है, यूएसए में कैसी अर्थव्यवस्था? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ओके, अब देखिए इस अर्थव्यवस्था की जानकारी के जो स्रोत मिले हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जानकारी के स्रोत ये किस बुक में मिले हैं? तो ये मिले हैं द वेल्थ ऑफ नेशन बुक में। द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्रोत मिले हैं। यहीं से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिया गया है। किससे? द वेल्थ ऑफ नेशन बुक से। ओके, अब देखिए द वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये किसके बुक है? तो एडम स्मिथ के बुक है। इसको कब प्रकाशन किया गया था? कब इसे लिखा गया था? तो 1776 में लिखा गया था। किसके द्वारा? तो एडम स्मिथ के द्वारा। अब एडम स्मिथ किस देश के हैं? तो यूके के हैं। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ये सब इंट्रोडक्शन था। ओके, कल से हम लोग और भी अच्छे से इसे देखेंगे। आप लोग प्रयास करिएगा कि क्लास को कंटिन्यू करने का। ओके, जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम लुसेंट सीरीज अच्छे से ख़त्म कर सकें। ओके, और आपको बताते हैं इस क्लास का नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके मिल जाएगा। ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल है वेलोसिटी क्लासेस ND, वेलोसिटी क्लासेस ND। इस पे जब जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लास नोट्स मिल जाएगा। आप वहाँ पे आराम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, टेलीग्राम लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोग को ढूंढना ना पड़े। ठीक है, थैंक यू। यह जो है लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, और आप लोग को पता ही है कि लुसेंट सीरीज चल रहा है और इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए हैं। इसको 10 दिन में लगभग ख़त्म कर देंगे कंप्लीट, जो भी लुसेंट का इकोनॉमिक्स है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या देख रहे थे? अर्थव्यवस्था के बारे में देख रहे थे। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार थे। वो कौन कौन थे और कौन कौन पढ़ने वाले हैं समझिएगा। एक स्वामित्व के आधार पे, एक विकास के आधार पे और एक वैश्विक संबंध के आधार पे। ठीक है, स्वामित्व के आधार पे आपको 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। क्या क्या बोले? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ये स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था के प्रकार थे। स्वामित्व का अर्थ ये हो गया मालिकाना, मतलब इसका मालिक कौन होगा। ठीक है, मालिकाना बोल सकते हैं। तो स्वामित्व का अर्थ यही हो गया। ओके, विकास के आधार पे, ठीक है, विकास के आधार पे आपको 3 प्रकार देखने को मिलेगा। एक विकसित, एक विकासशील और एक अविकसित। ओके, विकसित मतलब जो देश विकसित हो चुका है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से परिपूर्ण है, ठीक है, उसका आर्थिक स्थिति सब कुछ सही है, वो विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। ओके, विकासशील मतलब विकासशील हम उसे बोलेंगे जो विकसित होने के कगार पे है। ठीक है, विकसित होने के कगार पे है, अभी विकसित हुआ नहीं है, विकसित होने के कगार पे है, उसे बोलते हैं हम लोग विकासशील। जैसे कि इसमें कौन आएंगे? भारत आएंगे, ठीक है, पाकिस्तान आएंगे, ये सब विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अविकसित, अविकसित का अर्थ ये हो गया जो आर्थिक रूप से भी पूरी तरह से ये सब बिछड़ा है, आर्थिक रूप से कमजोर है। ठीक है, इसे बोलते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था। और ये किस देश का है अविकसित में? तो रवांडा हो गया, युगांडा है, ये सब अविकसित देश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कुछ खास है नहीं। ओके, इसीलिए अब देखिएगा, तो अब हम जानेंगे स्वामित्व के आधार पे, मतलब मालिकाना इसका कौन क्या होगा। तो पहले हम जानेंगे स्वामित्व के आधार में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाजारी अर्थव्यवस्था इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसको जो है बाजार के अकॉर्डिंग, मतलब बाजार के हिसाब से इसको ढाला गया। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि बाजारी अर्थव्यवस्था हम इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसको ना बाजार की देखरेख में रखा जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि इसमें किसी निजी व्यक्ति का हाथ होता है, इसमें से फायदा देखा जाता है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ फायदा देखा जाता है, ठीक है। इसमें गरीब मर रहा है, गरीब को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, बल्कि अपना निजी मतलब निजी जीवन में या फिर निजी कंपनी का बोल सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर का बोल सकते हैं, ओके। इस सब को अगर फायदा हो रहा है तो इसी सब के अकॉर्डिंग में ये सब आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोल दिया तो क्या बोलेंगे, तो बाजारी अर्थव्यवस्था ही बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। और इसमें नियंत्रण जो होता है किसी निजी व्यक्ति का होता है, जैसे कि जियो सिम ले लीजिए, किसका है, किसी निजी व्यक्ति का है, अंबानी का है, मुकेश अंबानी का है, ओके। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, पूंजीवादी आएंगे। पूंजीवादी मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से प्राइवेट, ओके। अब देखिएगा, निजी व्यक्ति का हाथ हो सकता है या निजी कंपनी हो सकता है, ठीक है। ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आएंगे, ओके। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसे कुछ देश भी आ जाते हैं, जैसे कि चीन को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अमेरिका मुख्य रूप से जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, ओके। अब देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो होता है ना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ओके। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो स्रोत मिलता है ये कहाँ से लिया गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत ये किससे मिलता है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है, इससे जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत मिलता है। और द वेल्थ ऑफ नेशन किसका बुक है, तो एडम स्मिथ का बुक है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। अगला देखने वाले हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसे बोलते हैं गैर बाजारी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखे थे हम बाजारी अर्थव्यवस्था, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे गैर बाजारी अर्थव्यवस्था। गैर बाजारी अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही कहे जाते हैं, ओके। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि इसमें बाजार में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समाज के प्रति कल्याण का काम हो रहा है तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो नियंत्रण होता है ये सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार को अपना फायदा दिखे या ना दिखे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोगों का भला होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए। ये सब जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग इसे रखे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बोले जाते हैं गैर बाजारी अर्थव्यवस्था। इसमें बाजार को देख रेख में नहीं रखते हैं, ठीक है, बस लोग को फायदा होना चाहिए इसमें, ओके। अब देखिए, इसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहे जाते हैं। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था को। और इस पे पूरा नियंत्रण किसका होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। किसका नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। देखते हैं, कोई भी चीज़ अगर सरकार का, जैसे रोड अगर सरकार का है तो हम लोग कैसे चलते हैं, सीना तान के, भाई सरकार का रोड है, सबका अधिकार है, समाज कल्याण के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण नियंत्रण सरकार का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज कल्याण करना। तो ये चीज़ तो हम लिखे हैं, समाज के कल्याण के लिए जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जनक, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक पूछेगा आपसे, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स को बोले जाते हैं। और कार्ल मार्क्स का एक बुक है, वो चीज़ भी आपको याद रखना है, दास कैपिटल। किसके द्वारा लिखा गया है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखे गए हैं, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश, प्रथम देश कौन है, तो सोवियत संघ है। कौन है, सोवियत संघ है। और सोवियत संघ में जो बड़ा सबसे देश आते हैं वो रूस आते हैं, और रूस ही सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे बोलते हैं यूएसएसआर, सोवियत संघ को क्या बोलते हैं, यूएसएसआर, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, इसी अर्थव्यवस्था को समवादी अर्थव्यवस्था भी कहे जाते हैं। लेकिन ये कहते कौन है, ये चीन कहते हैं। चीन के अकॉर्डिंग समाजवादी अर्थव्यवस्था को समवादी अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था को समवादी अर्थव्यवस्था कौन देश कहते हैं, तो चीन देश में कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब देखने वाले हैं हम लोग विकास के आधार पर। देखिए, विकास के आधार पर हम आपको बता चुके हैं, विकास के आधार पर बता चुके हैं हम लोग, ओके। देखिए,
विकास के आधार पे एक विकसित थे, जिसमें कि विकसित देश में कौन आते थे, यूएसए आते थे, ऑस्ट्रेलिया आते थे। विकसित देश में विकासशील में कौन आते थे, भारत आते थे, पाकिस्तान आते थे। और वो विकसित में कौन कौन आते थे, रवांडा आते थे, युगांडा आते थे। ये सब देख लिए विकास के आधार पे। ओके, अब वैश्विक संबंध के आधार पे देखते हैं। वैश्विक संबंध के आधार पे आपको देखने को मिलेगा खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंध के आधार पे आपको दो प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। ओके, खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया जो स्वतंत्र रूप से कोई भी देश के साथ व्यापार कर रहा है या कर सकता है, इसे क्या बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। और खुली अर्थव्यवस्था कौन कौन देश में है, तो हांगकांग ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, यूएसए ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, ये सब देशों में जो है खुली अर्थव्यवस्था है। ओके, वैश्विक संबंध के आधार पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बंद अर्थव्यवस्था समझिएगा। बंद अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं, तो बंद अर्थव्यवस्था हम उसे बोलेंगे जहां आयात और निर्यात दोनों शून्य हो। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि अपना सामान ही उपजाएंगे और अपने देश में ही सामान बेचेंगे, मुझे कोई देश से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि उत्तरी कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है ये बंद अर्थव्यवस्था है, ये कोई भी देश पे निपुण नहीं है, कोई भी देश से मतलब नहीं रखता है। ये अपना खुद उपजाते हैं, चाहे आलू हो, गोभी हो, कुछ भी हो, ये अपना स्वयं पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी अर्थव्यवस्था है उत्तरी कोरिया में, तो उत्तरी कोरिया में बंद अर्थव्यवस्था है जहां आयात निर्यात शून्य हो, कोई आन जान नहीं हो, बंद हो, इसे बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत नहीं है। एक होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया मिक्स। मतलब क्या हो गया, सरकारी कंपनी भी काम करेंगे और प्राइवेट कंपनी भी काम करेंगे, सरकारी बसें भी चलेंगे, प्राइवेट बसें भी चलेंगे, सरकारी स्कूल भी खोलेंगे, प्राइवेट स्कूल भी खोलेंगे। ठीक है, सरकारी मास्टर भी होंगे, प्राइवेट मास्टर भी होंगे। ठीक है, टीचर जिसे बोलते हैं। तो जो भी सरकारी हो प्राइवेट हो, दोनों मिलके जो काम करते हैं एक ही देश में, उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि आपको भारत में देखने को मिलेगा। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक व्यक्ति थे, उसका नाम थे एपी लर्नर। एपी लर्नर के अनुसार जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या बोला गया है कंट्रोल इकोनॉमी। ठीक है, एपी लर्नर के अनुसार जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहा गया है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कंट्रोल्ड इकोनॉमी कौन कहे थे, तो एपी लर्नर कहे थे मिश्रित अर्थव्यवस्था को। कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक पूछेगा आपसे, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जो है वो है जॉन किनार्ड किन्स। जॉन किनार्ड किन्स जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, देखिए, इसे अपनाने वाला पहला देश, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला जो देश है, वो कौन कौन देश इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए हैं, तो याद रखिएगा, ये इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब में जो है, ये सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सभी ये सब देशों में दोनों मिलकर काम करते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, कुछ भी हो। ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं, उसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि आपको इंडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ये सब देशों में आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इसमें सरकारी का हिस्सा, मतलब सरकार का जो हिस्सा होगा 51% होना चाहिए। सरकार का हिस्सा 51% होना जरूरी है, तभी उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं। इसमें आपको प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम क्षेत्र समझिए, प्रथम क्षेत्र किसे बोलते हैं, प्रथम क्षेत्र हम उसे बोलेंगे जो प्रकृति पे निर्भर हो। ठीक है, जो प्रकृति के हिसाब से उसका निर्माण हुआ है, वो प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे कि कृषि किसके अंतर्गत आएंगे, प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि कृषि करने के लिए क्या क्या चाहिए, प्राकृतिक चीज चाहिए,
पानी कहाँ से आया? प्राकृतिक है। पानी कोई बनाया तो नहीं है, पानी कहाँ से आया? प्राकृतिक है। गेहूं चावल जो भी है ये प्राकृतिक रूप से ये उपजाए जाते हैं। ओके, तो ये सब प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो कृषि हो गया। वानिकी, वानिकी मतलब क्या होगा? जंगल। जंगल क्या है? प्राकृतिक के अंतर्गत ही आते हैं। तो जंगल क्या हो गया? वानिकी क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? तो ये सब प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ओके, जो प्रकृति पे निर्भर हो। पशुपालन, गाय भैंस बकरी कुछ भी ले लीजिए पशुपालन में, कुछ भी, तो ये सब कहाँ से आया? ये सब प्राकृतिक रूप से मिला है लोग को। ठीक है, पशुपालन ये सब क्या है? ये सब प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन ये क्या है? मत्स्य क्या है? मत्स्य यार क्या है? तो ये सब प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। खनन, खनन, खनन किसके अंतर्गत आएंगे? तो खनन भी प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत ही आएंगे। ये सब क्या है? प्राकृतिक पे निर्भर है। तो ये सब प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, प्रथम क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, कृषि प्लस सहायक क्षेत्र इसे कहे जाते हैं। प्रथम क्षेत्र को कृषि प्लस सहायक क्षेत्र भी कहे जाते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में कौन आएंगे? विनिर्माण आएंगे। मतलब कहने के अकॉर्डिंग समझिए, जो प्रथम क्षेत्र की सहायता से जिसका निर्माण हो उसे द्वितीय क्षेत्र में रखे जाते हैं। जैसे प्राकृतिक रूप से सीमेंट बालू ये सब होते हैं ना, तो उसे हम क्या करते हैं? विनिर्माण करते हैं, घर उड़ बनाते हैं। ठीक है, घर उड़ बनाते हैं। तो प्रथम क्षेत्र के अकॉर्डिंग कौन आते थे? जैसे कि आप ले लीजिए कृषि ले लीजिए या फिर खनन ले लीजिए। ठीक है, खनन में बहुत सारे चीज आते हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया, प्रथम क्षेत्र की सहायता से जो उसका निर्माण किया जाए, मतलब दूसरा चीज का निर्माण किया जाए। प्रथम क्षेत्र मान लीजिए खनन ले लीजिए, खनन से क्या निकाले? लोहा चांदी कुछ भी निकाल लीजिए, लोहा निकाले। तो लोहा से हम लोग क्या बनाते हैं? लोहा से क्या बनाते हैं? भवन बनाते हैं। तो इसका सहायता लिए ना, प्रथम क्षेत्र का सहायता लिए ना, तो प्रथम क्षेत्र की सहायता से, ठीक है, जिसका उपयोग करते हैं उसे द्वितीय क्षेत्र में रखे जाते हैं। तो सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। विनिर्माण, प्रथम क्षेत्र से के अकॉर्डिंग सहायता से विनिर्माण करना, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहे जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है। ब्रेड, ब्रेड, कपड़ा, ये सब क्या है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ब्रेड जो बनते हैं किससे बनते हैं? आटा से बनते होंगे। तो गेहूं डायरेक्ट पैदा हो जाता है, उसको तो प्राकृतिक रूप से ढाला जाता है, कृषि करना पड़ता है। उसके बाद उसको फ्रेश करके आटा बनाते हैं, और आटा बनाने के बाद फिर क्या बनाते हैं? उसको सेकते हैं, गूंदते हैं, पकाते हैं, तब ना जाके ब्रेड बनता है। तो प्रथम क्षेत्र की सहायता से ही ना हम ब्रेड बनाए। कपड़ा, कपड़ा कहाँ से बना? सूती कपड़ा हो, कोई और कपड़ा हो, कैसे बना? उसको फ्रेश करके बनाया गया है। ओके, प्रथम क्षेत्र की सहायता से, कोई दिक्कत नहीं है। गैस, गैस, गैसर जो बनाए गए हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि गैसर जो होते हैं, गैसर में बहुत चीज का मिश्रण होता है, ये डायरेक्ट गैस नहीं बना है। ओके, इसको बनाया गया है प्रथम क्षेत्र की सहायता से। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन गया? कोयला से बनता है, बिजली कोयला से बनता है, पानी से बनता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोयला, कोयला को इसी भी आप बिजली कह सकते हैं, उसको तो बनाया गया है ना। तो कोयला मान लीजिए प्रथम क्षेत्र के अंदर आएंगे, खनन क्या हो गया? प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि प्रथम क्षेत्र की सहायता से ही ना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पानी से, कोयला से। ठीक है, तो प्रथम क्षेत्र की सहायता से जो नया चीज का निर्माण किया जाता है उसे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तृतीय क्षेत्र समझिएगा। तृतीय क्षेत्र का अर्थ ये हो गया, ठीक है, जो आप कार्य करेंगे, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो वही चीज बोला गया है कि जो आप कार्य करेंगे दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। ओके, जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर लोग जो सुई देते हैं, क्या आपको दिखाई देता है कितना का सुई है, कितना का नहीं है? दिखाई नहीं देता होगा। मान लो 10 रुपये का सुई दिया, तो आपको लग रहा होगा कि 10 रुपये का सुई दिया, लेकिन उसको मिला होगा 5 रुपये में। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो कि सेवा देना, सेवा देना, मतलब सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखेगा। हम पढ़ा रहे तो हम क्या दे रहे हैं? आपको सेवा दे रहे हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? एजुकेशन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ओके,
जो दिखाई नहीं देता हो, तो हम लोग सेवा दे रहे हैं ना, चिकित्सा। डॉक्टर लोग क्या देते हैं, सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, उसके बदले में आप क्या देते हैं, थोड़ा सा पैसा देते हैं, मतलब ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर क्या है, ये सब सेवा देना हुआ, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, सेवा देना, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और सरकार को सबसे ज़्यादा जीडीपी में जो मुनाफा होता है, सबसे ज़्यादा जीडीपी जो प्राप्त होता है, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही प्राप्त होते हैं। एजुकेशन में देखते हैं 18% जीएसटी लगा देता है सरकार, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फायदा किस में हुआ, एजुकेशन में हुआ, तृतीय क्षेत्र में हुआ, क्योंकि तृतीय क्षेत्र तो तीसरे के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो तृतीय क्षेत्र को सबसे ज़्यादा लाभ होता है सरकार को, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का, ओके। अब देखते हैं हम लोग बेरोजगारी, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हम देख लिए। बेरोजगारी समझिएगा, बेरोजगारी किसे बोलते हैं समझिएगा, ये देश की आर्थिक समस्या है, देश की आर्थिक समस्या है और लोग इससे बहुत सारा जूझ रहे हैं, ओके। अब समझिएगा, बेरोजगारी को जो माप किया जाता है, ये एनएसओ के द्वारा किया जाता है। एनएसओ एक संगठन है, ओके, संस्था है एनएसओ। इसके अकॉर्डिंग ये पता किया जाता है कि भारत में कितना बेरोजगारी है या अन्य देशों में कितना बेरोजगारी है, ओके। तो वैसे भारत का जो सर्वेक्षण करता है, बेरोजगारी का जो सर्वेक्षण करता है, ये एनएसओ ही करते हैं। इसका पूरा नाम होता है नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्थापना 1950 में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो न्यू दिल्ली पड़ता है, कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब समझिएगा बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार समझिएगा। बेरोजगारी आपको दो प्रकार देखने को मिलेगा, एक अनैच्छिक, एक ऐच्छिक, एक अनैच्छिक, एक ऐच्छिक। अनैच्छिक किसे बोलते हैं समझिएगा, प्रचलित मजदूरी, रोजगार ना होने पर काम करने की इच्छा, मतलब कहने का अर्थ ये समझिए, कहने का अर्थ ये समझिए, प्रचलित मजदूरी, रोजगार ना होने पर, मतलब रोजगार क्या है, रोजगार नहीं है लेकिन आपको काम करने की इच्छा है। रोजगार नहीं है, भारत में रोजगार नहीं है लेकिन आपको काम करने की इच्छा है। ये किसके अकॉर्डिंग आएंगे, तो अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। क्या नहीं है, रोजगार नहीं है लेकिन आपको काम करना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐच्छिक बेरोजगारी किसे बोलते हैं समझिएगा, मतलब क्या है, रोजगार है, रोजगार है लेकिन आपको क्या नहीं करना है, आपको काम नहीं करना है। तो रोजगार है लेकिन आपको काम करने का मन नहीं है, ये ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखे जाते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी किसे बोलेंगे, रोजगार नहीं है लेकिन आपको काम करने का मन है, इसमें रोजगार नहीं है, और इसमें ऐच्छिक में रोजगार है लेकिन आप कोढ़ी तरह बैठे हैं, काम करने का मन नहीं है आपको, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे, अनैच्छिक बेरोजगारी को समझिएगा दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र में, एक शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में आपको छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलेगा। किसमें, ग्रामीण क्षेत्र में। अब समझिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जो छिपी बेरोजगारी होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, अदृश्य बेरोजगारी होता है, ये सभी बेरोजगारी को एक ही नाम है, सभी बेरोजगारी का क्या है, एक ही नाम है। आप छिपी बोल दीजिए, प्रच्छन्न बोल दीजिए या अदृश्य बोल दीजिए, तीनों का एक ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी अलग हो गया, मौसम के अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगा। जैसे दुर्गा पूजा आ गया, दुर्गा पूजा में कोई फूकना बेच रहा है, कोई खिलौना बेच रहा है, ओके, तो ये सब क्या हुआ, मौसम के अकॉर्डिंग आपको जो काम मिलता है, तो इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ऐसे आप बैठे रहते हैं, जैसे कि शादी का कार्ड रोज नहीं छप पाता है, शादी होगा तभी ना छप पाएंगे, शादी होगा किसी का तभी ना शादी का कार्ड छपाते हैं लोग, ऐसे तो बैठे रहेंगे, इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षा है आपके पास, आप पीएचडी कर लिए हैं शिक्षा में, लेकिन आपको काम क्या मिला, काम मिला चपरासी का, काम क्या मिला, चपरासी का काम मिला, ठीक है, इसे बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी, जो आपको शहर में देखने को मिलता है। औद्योगिक बेरोजगारी, ये सब चीज जो है, ये सारा का सारा चीज जो है हम आगे क्लास में जानेंगे, ओके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले कंटेंट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। फिलहाल अभी इकोनॉमिक्स चला रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस कंप्लीट खत्म करेंगे, स्टैटिक और सब कंप्लीट। इसका पीडीएफ, क्लास का नोट्स जो है
आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है आपको। उसके बाद वहाँ पे जो है आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पूरी तरह से जो लुसेंट खत्म करे वो आपको मिलता रहे वीडियो। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, देखिए मेरा कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा तबीयत कुछ सही नहीं था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो है कंटिन्यू हम करेंगे क्लास को। ओके, बस आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा और अच्छे से कंसंट्रेट करिएगा। मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द लुसेंट को ख़त्म कर दिया जाए। ओके, आप लोग रेगुलर अगर रहते हैं तो बहुत जल्द जो है इकोनॉमिक्स के साथ हम हिस्ट्री भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, पॉलिटी भी इंक्लूड कर देंगे। धीरे धीरे करते करते सारा सब्जेक्ट हम इंक्लूड कर देंगे। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी में हम पहले वाले वीडियो में बहुत हद तक देख चुके थे, आज हम फिर से रिकॉल कर देते हैं अच्छे से। ओके, समझिएगा। बेरोजगारी जो है ये दो प्रकार की बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगा, एक अनैच्छिक, एक ऐच्छिक। एक अनैच्छिक, एक ऐच्छिक। ओके, ऐच्छिक किसे बोलेंगे? ऐच्छिक हम किसे बोलेंगे? ऐच्छिक हम उसे बोलेंगे मतलब कि काम है मतलब काम करने का आपका मन नहीं है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, ऐच्छिक बेरोजगारी हम उसे बोलते हैं मतलब इसमें आपको काम देखने को मिलेगा, काम अवेलेबल है, लेकिन आपका काम करने का मन नहीं है, इसे बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी बोलते हैं। ओके, अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी किसे बोलते हैं? इसमें काम नहीं है लेकिन आपका काम करने का मन है, ठीक है, इसे बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि इसमें ऐच्छिक बेरोजगारी में क्या हो रहा है कि आपका काम ही करने का मन नहीं है, आप कोई तरफ बैठे हुए हैं, अवेलेबल है काम लेकिन आप काम करना नहीं चाहते, इसे बोलते हैं ऐच्छिक। और यहाँ पर क्या होता है कि काम करने का आपका मन है लेकिन काम ही नहीं है, काम ही अवेलेबल नहीं है, इसे बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिएगा, अनैच्छिक बेरोजगारी जो है ये गांव में और शहर में दोनों जगह देखने को मिलता है। ओके, तो पहले गांव में देख लेते हैं। गांव में कौन कौन बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगा? एक देखने को मिलेगा अदृश्य, छिपी और परछन, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि तीनों तीन है, अदृश्य बोलिए, छिपी बोलिए या परछन बोलिए, तीनों एक ही है जो कि गांव में देखने को मिलता है। ज़्यादातर कृषि के क्षेत्र में ये सब बेरोजगारी देखने को मिलता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब शहर में देख लेते हैं, शहर में क्या होता है? देखिए, शहर से पहले देख लेते हैं गांव में ही। देखिए गांव में क्या क्या देखिए, अदृश्य बेरोजगारी देखिए, छिपी बेरोजगारी देखिए, परछन बेरोजगारी देखिए, तीनों एक ही को बोला जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, तीनों बेरोजगारी एक ही को बोला जाता है। अब समझिएगा, छिपी या अदृश्य या परछन, इसमें जो है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। मतलब श्रम मतलब क्या हो गया? श्रम का अर्थ हो गया मजदूर। अगर मजदूर कोई काम कर रहा है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। जैसे समझिए, एक खेत है, एक जो है खेत है, और ये खेत किसका है? मोहन का है। ये खेत मोहन का है। मोहन जो है ये खेत में काम कर रहा है। मोहन ये खेत में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि खेत का मालिक कौन है? मोहन है। मोहन के चार पुत्र हैं, ठीक है।
तो इस 4 जो पुत्र हैं, तो मोहन बोला 4 पुत्र को कि आओ थोड़ा सा पानी पटा दो, बेटा आओ थोड़ा सा पानी पटा दो। ये चारों बेटा क्या किया, खेत में जाके पानी पटा दिया, गेहूं रोप दिया, ठीक है। लेकिन क्या ये चारों बेटा को इसका मजदूरी मिलेगा? इसका मजदूरी मिलेगा? नहीं मिलेगा इसका मजदूरी। अगर मजदूरी मांगने की कोशिश करेगा तो इसका बाप मारेगा पीछे में 1 लाख, चलो लिख लो यहाँ से, मजदूरी मांगता है हमसे तुम। तो इसका तो बेरोजगारी छिप गया, ये जो काम किया इसको तो पैसा नहीं मिला, अदृश्य हो गया इसका बेरोजगारी। तो इसे बोलते हैं छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी, जो कि कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है और गांव में देखने को मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों एक ही है, अच्छे समझ में आ गया होगा, कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। ओके, और इसमें बोला गया है कि इसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। श्रम जो काम किया, 4 को जो बेटा काम किया, उसको क्या मिला? मजदूरी नहीं मिला, मतलब बेगारी कर दिया वो। इसे ही तो बोलते हैं परछन बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, एक होता है मौसमी बेरोजगारी, ये भी गांव के क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। ये भी कहाँ देखने को मिलता है? ये भी गांव के क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। अब देखिए, मौसमी बेरोजगारी क्या हो गया? मौसम के हिसाब से आपको काम मिलेगा। मौसम के हिसाब से अगर आपको काम मिल रहा है तो कौन सा बेरोजगारी हो गया? ये मौसमी बेरोजगारी हो गया। कौन सा बेरोजगारी हो गया? मौसमी बेरोजगारी हो गया। मौसम के हिसाब से आपको काम मिलता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, जैसे कि समझिए एक सीजन आता है शादी का, तो शादी में क्या होते हैं? कार्ड छपवाते हैं, डीजे बुक होता है। लेकिन क्या ये रोज मिलता है उसको काम? रोज शादी का कार्ड छपवाता है, उसका मौसम चलता है तभी तो कार्ड छपवाता है, तभी ना कार्ड छपवाता है। तो ये हो गया मौसम। मौसम के हिसाब से जिसको रोजगार मिले उसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ओके, मौसम खत्म हो गया उसका तो उसका रोजगार भी नहीं मिलेगा। ठीक है, दुर्गा पूजा आया तो बहुत लोग खिलौना बेचते हैं, ठीक है, बहुत लोग बहुत सारा काम करके अपना काम गुजारा करते हैं, उसको रोजगार मिल जाता है कुछ समय के लिए मौसम के हिसाब से। लेकिन वो मौसम नहीं है तो क्या कहलाएगा? मौसमी बेरोजगारी कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो गांव में 2 बेरोजगारी देखने को मिलेगा, एक अदृश्य एक मौसमी। अदृश्य, छिपी या परछन बोलिए, तीनों एक के है। और मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलेगा कहाँ पे? गांव के क्षेत्र में। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, शहर में देखते हैं। शहर में आपको 2 तरह के बेरोजगारी देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा शिक्षित, एक देखने को मिलेगा शिक्षित बेरोजगारी, और एक देखने को मिलेगा औद्योगिक बेरोजगारी। ठीक है, अब दोनों समझने का प्रयास करिएगा कि शिक्षित बेरोजगारी किसे बोलते हैं। शिक्षित बेरोजगारी किसे बोलते हैं समझिएगा। शिक्षित मतलब ये हो गया कि आपके क्वालिफिकेशन के आधार पे आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। आप किए हैं PhD, लेकिन आपको मजबूरी में कौन सा काम करना पड़ रहा है? चपरासी का। तो ये क्या हो गया? शिक्षित बेरोजगारी हो गया। क्या हो गया? शिक्षित बेरोजगारी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ओके, अब देखिए औद्योगिक बेरोजगारी क्या होता है। औद्योगिक बेरोजगारी भी शहर में ही देखने को मिलता है। जैसे कि औद्योगिक में क्या होता है, कोई फैक्ट्री शहर में चल रहा है तो बहुत लोग को बेरोजगार मिल गया। कंपनी के माध्यम से, कंपनी में ही ना फैक्ट्री चलते हैं, तो उसको रोजगार मिल गया, बहुत वर्कर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो फैक्ट्री अचानक से बंद हो गया, बंद हो गया, तो सारा मजदूर कहाँ जाएंगे? वो तो बैठ जाएंगे, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये होता है औद्योगिक बेरोजगारी, जो कि शहर में देखने को मिलता है। क्या क्या बोले? शिक्षित और औद्योगिक। शिक्षित बेरोजगारी और औद्योगिक बेरोजगारी, दोनों समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब समझते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी। अब क्या देखेंगे? संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी जो होता है ये आपको ज़्यादातर भारत में देखने को मिलेगा, विकासशील देश में देखने को मिलेगा। तो मेरा भारत, हमारा भारत कैसा है? विकासशील देश है। तो समझिएगा संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ हो गया कि यहाँ पे क्या होता है, मशीन के आ जाने से बहुत लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मशीन के आ जाने से बहुत लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कैसे? तो समझिए, देखिए 100 लोग जो है कोई काम कर रहा है और वो काम को
10 दिन में ख़त्म कर रहा है। 100 लोग कोई काम कर रहा है और वो काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मशीन आ गया तो कोई काम जो है एक ही दिन में समाप्त हो रहा है, तो लोग क्या चुनेगा? ज़्यादा टाइम भी लग रहा है और काम भी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो लोग मशीन के माध्यम से ही काम करवाएंगे। लेकिन 100 लोग जो काम कर रहे थे वो तो मजदूर, वो तो बेरोजगार हो गए, वो तो बेरोजगार ना हो गए। ओके, तो इसी को बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, जो कि आपको भारत में देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है समझिएगा। घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है ये विकसित देशों में देखने को मिलेगा। विकसित देश में कौन कौन आते हैं? यूएसए आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, इससे विकसित देश में आते हैं। ओके, अब देखिएगा इसमें क्या होता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है समझिएगा। कोई एक कंपनी है, कोई ए जो है कंपनी है, और एक कंपनी में कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो एक कंपनी में काम कर रहा है तो उसको 1 लाख सैलरी मिल रहा है महीना में। और बी कंपनी से इसको ऑफर आया, बी कंपनी से इसको ऑफर आ गया कि भाई आप मेरे पास आ जाओ, हम जो है आपको 2 लाख रुपये महीना देंगे, हम आपको 2 लाख रुपये महीना देंगे, आप मेरा कंपनी ज्वाइन कर लो। तो ये जो व्यक्ति है दूसरा कंपनी चल जाएगा ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अब समझिएगा, दूसरा कंपनी जो ज्वाइन करेगा वो तो उसको डायरेक्ट तो काम नहीं मिलेगा, कम से कम 10 दिन तो लग ही जाएगा, पेपर सुलझाएगा। तो वही 10 दिन जो वो बेरोजगार रहा, वही डिस्टेंस को, वही समय को, ठीक है, वही समय को, बीच के समय को घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखिएगा, अब देखिए एक नोट यहाँ करिएगा, ठीक है, यहाँ नोट करिएगा कि भारत में बेरोजगारी की माप कौन सी समिति करता है। भारत में बेरोजगारी की माप कौन सी समिति करता है? तो याद रखिएगा भागवती समिति करता है। भारत में बेरोजगारी की माप कौन सी समिति करता है? तो भागवती समिति करता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। कौन करता है? भागवती समिति करता है। समिति बोलेगा तो भागवती मारिएगा, और अथी बोल दिया, क्या बोलता है, कोई संस्था बोल दिया तो NSSO मारिएगा, ठीक है। बेरोजगारी की माप कौन सी संस्था करते हैं? तो NSSO करते हैं। समिति बोलेगा तो क्या बोलेंगे? तो समिति बोलेगा तो भागवती समिति बोलिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। NSSO का पूरा नाम पूछ लेगा तो याद रखिएगा, नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO का पूरा नाम होता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखिएगा, हो गया। अब देखिएगा, एक फिलिप वर्क थे, वो बोले थे कि बेरोजगार अगर बढ़ेगा, बेरोजगार अगर ज़्यादा रहेगा तो मुद्रास्फीति घटेगा। मुद्रास्फीति का अर्थ ये हो गया कि महंगाई घटेगा। अब देखिए, कोई लोग बेरोजगार है, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो सामान कहाँ से खरीद पाएंगे? वो सामान वो कहाँ से खरीद पाएंगे? तो ऑटोमेटिक बात है कि महंगाई घटेगा। महंगाई क्या होगा? महंगाई घटेगा। वही बोला गया है, फिलिप वर्क के अनुसार बोला गया है कि बेरोजगारी अगर बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति क्या होगा? घटेगा। मुद्रास्फीति घटेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब महंगाई घटेगा। और बेरोजगार अगर कम रहेगा, बेरोजगार कम रहेगा, रोजगार अगर किसी को मिल गया तो मुद्रास्फीति क्या होगा? बढ़ेगा। मुद्रास्फीति क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब महंगाई बढ़ेगा। रोजगार ज़्यादा लोग को मिलेगा तो मुद्रास्फीति क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, अब बेरोजगार अगर ज़्यादा लोग हैं तो मुद्रास्फीति क्या होगा? घटेगा, मतलब महंगाई घटेगा। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं गरीबी। गरीबी क्या होता है समझिएगा। गरीबी बोले, निर्धनता बोले, ओके, ये सब समझने का प्रयास करिएगा। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं पॉवर्टी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉवर्टी बोलते हैं। समझिएगा गरीबी किसे बोलते हैं। गरीबी एक सामाजिक समस्या है। गरीबी क्या है? एक सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत समाज का कोई भी वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। उसे क्या बोलते हैं? गरीबी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? गरीबी बोलते हैं। ओके, अब समझिएगा, देखिए, खाने के लिए रोटी नहीं है, ठीक है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, ओके, और शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसे नहीं है, स्वास्थ्य, सही स्वास्थ्य
ग्रहण करने की सुविधा नहीं है, या फिर सही स्वास्थ्य ध्यान रखने के आपके पास पैसे नहीं है, सुविधा नहीं है, तो ये सब किसके अंतर्गत रखा जाएंगे? ये सब गरीबी के अंतर्गत रखे जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है रहने के लिए, ठीक है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ये सब आते हैं गरीबी में। ओके, अगर ये सब चीज़ें अगर उपलब्ध हो रहा है आप लोग के पास, तब आप गरीब नहीं कहलाएंगे। ओके, अगर ये सब सुविधा नहीं है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य का सुविधा नहीं है, तब आप गरीब कहलाएंगे। ओके, अब समझिएगा निर्धनता। निर्धनता का मापन समझते हैं। निर्धनता को जो मापन किया जाता है ये इस प्रकार किया जाता है। एक होते हैं सापेक्ष निर्धनता, एक होते हैं निरपेक्ष निर्धनता। ओके, सापेक्ष निर्धनता और एक होते हैं निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता किसे बोलते हैं? यह एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है, समझिए, यह एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सापेक्ष निर्धनता में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, मतलब तुलना किया जाता है। समझे, तुलना किया जाता है। आप 100 रुपये कमा रहे हैं और हम 85 रुपये कमा रहे हैं, तो गरीब कौन हुआ? गरीब हम हुए। तो इसमें तुलना किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ओके, अब समझिएगा, इसमें आय तथा जनसंख्या को आंक के तुलना करके गरीब मतलब सापेक्ष निर्धनता निकाला जाता है। अब समझिएगा, मतलब आय और जनसंख्या की तुलना करके जो निर्धनता निकाला जाता है उसे बोलते हैं सापेक्ष निर्धनता। क्या बोलते हैं? सापेक्ष निर्धनता बोलते हैं। ओके, आप समझिएगा, जैसे कि ए के पास 100 रुपये है, बी के पास 200 रुपये है और सी के पास 400 रुपये है। इस तीनों में से गरीब कौन हुआ? ए हुआ गरीब, ये हुआ गरीब। तो समझ लीजिए ये क्या है? निर्धन है। तो मतलब तुलना किया जाता है, बी की तुलना में ए क्या है? गरीब है, और सी की तुलना में बी क्या है? गरीब है। तो ये तुलना करके जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, इसी को बोलते हैं सापेक्ष निर्धनता। क्या बोलते हैं? सापेक्ष निर्धनता। और ये जो है आपको देखने कहाँ मिलेगा? विकसित देशों में और विकासशील देशों में। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ओके, अब समझिएगा, ये पहला क्लास था और लाइव पढ़ाए हम, ठीक है, लाइव का सुविधा, मतलब पहली बार हम लाइव पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और आप लोग को टाइम ही बता देंगे कि कौन सा क्लास किस टाइम चलेगा। ओके, कौन सा क्लास किस टाइम चलेगा। आप लोग रेगुलरिटी या कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है। ओके, अगर स्वास्थ्य भी सही रहता तो थोड़ा सा अच्छा बेटर फील करते, लेकिन फिर भी क्लास आप लोग का नागा नहीं हो, इसलिए हम पढ़ाने के लिए आ गए। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि और भी अच्छे से हम लाइव में पढ़ाएं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। ओके, हो सकता है कि 7 बजे इकोनॉमिक्स का क्लास चले लाइव और 9 बजे हिस्ट्री का क्लास रखेंगे हम लोग, और जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि लुसेंट को ख़त्म कर दिया जाए। ओके, लुसेंट को ख़त्म कर दिया जाए। आप समझिएगा ध्यान से, इस क्लास का आपको PDF कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? वेलोसिटी क्लासेस ND ब्रैकेट में दे दीजिएगा। ओके, यहाँ पे आप PDF पा सकते हैं। ओके, जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, आप लोग को पता ही है कि लुसेंट सीरीज चल रहा है। ओके, और यह जो है इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 4 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बेरोजगारी देख लिए, फिर हम क्या देखने वाले हैं? निर्धनता के बारे में देखने वाले हैं, मतलब गरीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत हद तक देख चुके थे, आज हम आगे देखेंगे। ओके, देखिए, निर्धनता मतलब गरीबी। निर्धनता को 2 प्रकार से मापा जाता है। ओके, एक सापेक्ष निर्धनता के आधार पे गरीबी को मापा जाता है। ओके, और एक निरपेक्ष निर्धनता के आधार पे गरीबी को मापा जाता है। गरीबी बोले या निर्धनता बोले, दोनों एक ही वर्ड है, घबराइएगा नहीं। ओके, आप समझिएगा, सापेक्ष निर्धनता जो है यह तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मतलब कोई 50 रुपये कमा रहा है और हम 100 रुपये कमा रहे हैं, तो ये तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तुलना किया जाता है किसमें? गरीब कौन है।
तो जो 50 रुपये कमा रहा है और जो 100 रुपये कमा रहा है, तो इसमें गरीब कौन है? तो इसमें गरीब वो है जो 50 रुपये कमा रहा है। तो इसमें तुलना किया जाता है। और ये निर्धनता जो है, सापेक्ष निर्धनता जो है, ये आपको विकसित देशों में देखने को मिलेगा। जैसे कि यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ पे आपको ये सब निर्धनता देखने को मिलेगा। ओके। और सापेक्ष निर्धनता जो है, यह आय तथा जनसंख्या के आधार पर तुलना किया जाता है। आय तथा जनसंख्या के आधार पे इसका तुलना किया जाता है। और तुलना करने के दौरान जो है, जो भी निर्धनता निकाली जाती है उसे हम लोग बोलते हैं सापेक्ष निर्धनता। तो आपको बताए ही, तो तुलना करके जो निर्धनता लिख ले, तुलना करके जो निर्धनता निकाला जाता है उसे सापेक्ष निर्धनता बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ तो हम बताए, ये हमेशा विकसित देशों में देखने को मिलता है। जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ओके। तो वही चीज़ तो बोले कि अमीर जो है 2000 रुपये कमा रहा है और गरीब जो है 1000 रुपये कमा रहा है। तो इसमें अमीर और गरीब, मतलब इसमें कौन है अमीर और कौन है गरीब? तो आप क्या बोलेंगे? 1000 रुपये जो कमा रहा है वो क्या है? वो गरीब है। तो किससे तुलना किए? अमीर से तुलना किए। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता जो आपको विकसित देशों में देखने को मिलता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा निरपेक्ष निर्धनता क्या होता है। निरपेक्ष निर्धनता जो है, ठीक है, निरपेक्ष निर्धनता, उससे पहले देख लेते हैं कि सापेक्ष निर्धनता को मापने की दो विधि कौन सी है। वो आपसे पूछेगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सापेक्ष निर्धनता को मापने वाले विधि कौन कौन आई थी या कौन कौन है। तो याद रखिएगा, एक लोरेंज वक्र है, एक गिनी गुणांक है। ठीक है, लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक। क्वेश्चन पूछेगा कि लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक किससे संबंधित है, किस निर्धनता से तात्पर्य रखता है। तो क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा सापेक्ष निर्धनता से संबंधित है, गिनीज गुणांक और लोरेंज वक्र। ओके, दोनों याद रखना है। अब देखते हैं निरपेक्ष। निरपेक्ष निर्धनता क्या होता है, समझिएगा। ये व्यक्ति परक अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति परक का अध्ययन किया जाता है। कोई व्यक्ति है उसके ऊपर यह चीज लागू होता है। ओके, आप समझिएगा। जैसे कि यह एक एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, एक एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूँ। जैसे मैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये किस निर्धनता के अंतर्गत आएंगे? तो ये निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। देखिए, जैसे कि मैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम कौन निर्धनता कहलाएंगे? हम कहलाएंगे निरपेक्ष निर्धनता। कौन सी निर्धनता कहलाएंगे? निरपेक्ष निर्धनता कहलाएंगे। और आप लोग को बताते हैं, इस क्लास का PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम लिंक है वेलोसिटी क्लासेस ब्रैकेट में ND। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। तो निरपेक्ष निर्धनता समझ में आ गया। यही चीज़ तो हम लिखे यहाँ पर, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने पर, पर्सनली व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, अगर जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रहा है, जो दिनचर्या है आपका, अगर उसका आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग किस निर्धनता के अंतर्गत आएंगे? तो आप लोग आएंगे निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत। ओके, ये व्यक्ति परक अध्ययन किया जाता है। इसमें समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, आप समझिएगा। और सापेक्ष किस में किया जाता है? तो देश में लागू होता है ये सब चीज़। ठीक है, एक दूसरे के कंपेयर करके। आप समझिएगा, देखिएगा, निरपेक्ष निर्धनता के लिए समिति, निरपेक्ष निर्धनता के लिए जो है कुछ समिति आई थी, वो देख लेते हैं। ओके, अब देखिएगा निरपेक्ष निर्धनता की समिति कौन कौन है, समझिएगा। पहला समिति आई थी रथ डांडेकर समिति। पहला समिति कौन आई थी? रथ डांडेकर समिति। और यह समिति कब आई थी? 1971 में। रथ डांडेकर समिति कब आई थी? 1971 में। ये जो है निरपेक्ष निर्धनता में ये क्या बताया था, अपना मूलभूत आधार क्या बताया? तो ये आधार बताया कैलोरी को। ये आधार बताया कैलोरी को। ये रथ डांडेकर समिति बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 2250 कैलोरी अगर भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, उसमें भोजन नहीं मिल रहा है कैलोरी के हिसाब से, 2250 कैलोरी अगर उसे नहीं मिल रहा है प्रतिदिन, तो वह जो है
निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। ये कौन बोले थे? ये रथ डांडेकर समिति बोले थे। और ये कब आए थे? तो 1971 में आए थे। ये अपना आधार किसको बताया? तो कैलोरी को बताया कि 2250 प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को अगर कैलोरी प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आया था समिति वाई के अलग समिति। दूसरा समिति आया था वाई के अलग समिति, ठीक है। ये जो है ये भी अपना आधार किसको बताया? तो कैलोरी को बताया। ये भी अपना आधार किसको बताया? कैलोरी को बताया, ओके। और वाई के अलग समिति कब आया था? तो 1977 में आया था। 1977 में आया था, ओके। 6 साल बाद 1971 और 6 साल जब इसमें जोड़ेंगे तो 6 साल के बाद कौन सा समिति आया था? अलग समिति आया था 1977 में, ठीक है। अब देखिए ये किसको अपना आधार बताया? तो ये भी अपना आधार जो है कैलोरी को बताया, ठीक है, कैलोरी को बताया। अब इसके अनुसार बोला गया था कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं अगर उसको 2400 कैलोरी प्रतिदिन अगर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। ये कौन बोले थे? वाई के अलग समिति बोले थे। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ओके। और शहरी क्षेत्र के लिए क्या बोले थे? कि शहर वाले व्यक्ति को 2100 कैलोरी अगर नहीं मिल पा रहा है तो वह निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। ये कौन बोले थे? तो वाई के अलग ही समिति बोले थे। ग्रामीण क्षेत्र में 2400, शहर क्षेत्र में 2100, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा कमी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा जो है कमी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा 1980 से 85 ईस्वी में 6ठी पंचवर्षीय योजना आया था। 1980 से 85 में 6ठी पंचवर्षीय योजना आया था, ठीक है। और 6ठी पंचवर्षीय योजना में भी कैलोरी को ही आधार बताया, कैलोरी को ही आधार बताया, ओके। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तीसरा आया था समिति में लक्कड़वाला समिति। लक्कड़वाला समिति का गठन कब हुआ था? 1989 में। लक्कड़वाला समिति का गठन कब हुआ था? 1989 में। लेकिन लक्कड़वाला समिति जो है अपना रिपोर्ट कब पेश किया? तो 1983 में आया था। गठन हुआ था 1989 में, लेकिन अपना रिपोर्ट दिया 1983 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है आधार किसको बताया? ये निरपेक्ष निर्धनता के आधार पे ये आधार किसको बताया? कि उपभोग मूल्य सूचकांक को अपना आधार बताया। उपभोग मूल्य सूचकांक को अपना आधार बताया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट याद रखिएगा कि लक्कड़वाला समिति जो है किसको अपना आधार बताया? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो उपभोग मूल्य सूचकांक को अपना आधार बताया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा आया था सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति, ठीक है, ये कब आया था? 2008 और 2009, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति कब आया था? 2008 और 2009 में आया था, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना आधार किसको बताया? तो उपभोग व्यय को अपना आधार बताया। उपभोग व्यय को अपना आधार बताया, ओके। इसका कहना था कि जो भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो प्रति माह 816 रुपये खर्चा नहीं कर पा रहा है, खर्चा बोल रहे हैं हम, कमाने की बात नहीं बोल रहे हैं, अगर उसका महीना में 816 रुपये खर्चा हो रहा है तो वह निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। और 816 रुपये खर्चा नहीं कर पा रहा है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया नहीं कर पा रहा है, तो वही तो बोला गया है। देखिए उपभोग व्यय के आधार पे कौन बताया था? सुरेश तेंदुलकर समिति बताया था। ये बोले थे कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 816 रुपये प्रति माह खर्चा अगर वो कर लेता है, ठीक है, तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे, ओके। अगर नहीं करता है तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत वो क्या होगा? आएंगे, ओके। नहीं 816 रुपये खर्चा नहीं कर पाएगा, नहीं करता है अगर, तो वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। अगर कर लेता है तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत क्या होंगे? नहीं आएंगे। अब देखिएगा मेरा कहने का अर्थ ये हो गया कि हम गरीब हैं। गरीब मतलब क्या? निर्धनता। मेरा 816 रुपये खर्चा भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, हम नहीं खर्चा कर पाते हैं, ठीक है, मेरा उतना खर्चा नहीं है, तो हम निर्धनता में आएंगे। और मेरा खर्चा ज़्यादा है,
तो हम निर्धन थोड़े कहलाएंगे, हम तो अति कहलाएंगे, अमीर कहलाएंगे। तो वही तो बोला है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 816 रुपये खर्चा वो नहीं कर पा रहा है, नहीं खर्चा है उसका, तो वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। ये कौन बोले थे? सुरेश तेंदुलकर समिति बोले थे। मतलब कि 27 रुपये पर दिन, 27 रुपये पर दिन अगर एक व्यक्ति खर्चा कर लेता है तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे। ओके, और 27 रुपये खर्चा नहीं कर पाता है तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वही शहर में बोला गया है कि देखिए वही शहर में बोला गया है 1000 कर लीजिए, यहाँ पर 1000। ठीक है, अगर वो शहर में 1000 रुपये प्रति माह खर्चा कर लेता है, 1000 रुपये प्रति माह खर्चा कर लेता है, मतलब कि 33 रुपये पर डे अगर खर्चा है, उसका खर्चा कर लेता है, तो वो किस के अंतर्गत आएंगे? वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे। किसके अनुसार? सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार इसको बोला गया है। ओके, अगर वो 1000 रुपये प्रति माह खर्चा कर लेता है, निर्धन नहीं है, वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगर नहीं कर पाता है, मतलब वो है निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत वो आएंगे। ठीक है, मतलब 33 रुपये पर डे अगर खर्चा कर लेता है, वो कर लेता है, तो वो गरीब नहीं है, निर्धन नहीं है। अगर नहीं कर पाता है तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां आए थे रंगराजन समिति। रंगराजन समिति बोले थे, देखिए ये आए थे 2012 और 13 में। कब आए थे? 2012 और 13 में। ये भी अपना आधार किसको बताया? तो उपभोग व्यय को ही अपना आधार बताया। उपभोग व्यय के आधार पर ये बताए थे रंगराजन समिति कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये प्रति माह अगर खर्चा कर लेता है, खर्चा है उसका, ठीक है, खर्चा है, देखिए खर्चा है, तब वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे। खर्चा कर लेता है, उसका खर्चा ज़्यादा है, तो निर्धन थोड़े कहलाएगा, वो तो अमीर कहलाएगा ना। तो खर्चा कर लेता है तो निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत वो नहीं आएंगे। अगर खर्चा कर लेता है, देखिए खर्चा कर लेता है तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे। खर्चा नहीं कर पाता है तब वो आएंगे निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत। तो वही बोला गया है कि रंगराजन समिति जो आए थे 2012 और 13 में, ये अपना आधार किसको बताया? तो उपभोग व्यय को ही अपना आधार बताया। ये बोले थे ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रति माह अगर उसका खर्चा नहीं है तो वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। कौन बोले थे? रंगराजन समिति बोले थे, ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, मतलब कि 27 रुपये पर डे खर्चा अगर उसका नहीं है तब वो आएंगे निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत। और शहर में बोला था कि 1407 रुपये प्रति माह अगर खर्चा उसका है तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, अगर 1407 रुपये खर्चा नहीं कर पाता है महीना में, मतलब पर डे 47 रुपये खर्चा नहीं कर पाता है, तब वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। ये कौन बोले थे? रंगराजन समिति बोले थे। और ये कब आए थे? 2012 और 13 में आए थे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए नोट में यहाँ लिखे हैं, भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में NSSO, क्योंकि बेरोजगारी का मापन कौन करता है? NSSO, उसका पूरा नाम होता है नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। हेडक्वार्टर पूछेगा तो दिल्ली। कौन दिल्ली? तो न्यू दिल्ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए NSSO जो है किसके अंतर्गत काम करता है? तो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये सब चीज़ जो है आपको अच्छे से देख के जाना है। ओके, और NSSO भारत में प्रत्येक 5 वर्ष जो है NSSO द्वारा उपभोग व्यय के आधार के उपभोग व्यय द्वारा निर्धनता की माप की जाती है। उपभोग व्यय द्वारा जो है निर्धनता की माप की जाती है। ठीक है, NSSO द्वारा। और NSSO एक संस्था है जिसका गठन 1950 में हुआ था, स्थापना, और यह जो है बेरोजगारी की माप करता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसका PDF जो है टेलीग्राम लिंक में हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए लुसेंट सीरीज चल रहा है और लुसेंट सीरीज में हम इकोनॉमिक्स लेके चल रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में ये लेक्चर नंबर 5। कितना है? लेक्चर नंबर 5। ध्यान से समझिएगा। और हाँ, अगर आप लोग 1 से लेकर 4 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी हम एक्सप्लेन कराए हैं और शुरू से ले के चले हैं। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको कैसे मिलेगा चारों लेक्चर, तो प्ले लिस्ट में जाके चेक करिएगा इकोनॉमिक्स 2025, उसमें प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र देखिएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हम पहले वाले वीडियो में भी देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा डीप पढ़ेंगे। डीप मतलब अंदर से पढ़ेंगे, ठीक है, समझिएगा। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र में देखेंगे आर्थिक क्रिया के आधार पे क्षेत्र, कार्य के आधार पे क्षेत्र, स्वामित्व के आधार पे क्षेत्र देखने जा रहे हैं, ठीक है। स्वामित्व का अर्थ हो गया मालिक, इसका मालिक कौन है, ठीक है। अब देखिएगा, तो पहले हम देखेंगे आर्थिक क्रिया के आधार पे क्षेत्र। इसमें आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र देखने को मिलेगा। प्राथमिक क्षेत्र हम उसे बोलते हैं जो प्रकृति और वातावरण पर निर्भर हो, जैसे कि कृषि, ठीक है। कृषि करने का एक मौसम होता है, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब मौसम के हिसाब से होता है, प्रकृति के हिसाब से होता है, ठीक है। जो प्रकृति पर निर्भर है वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, मधुमक्खी पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं। ओके, एग्जामिनर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछते हैं। क्या एग्जाम्पल पूछेंगे, कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र, मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र, खनन प्राथमिक क्षेत्र, मधुमक्खी पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं जो प्रकृति पर निर्भर हो, कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, ठीक है। अब औद्योगिक क्षेत्र में पढ़ेंगे कि कौन कौन क्षेत्र आते हैं, जैसे कि कल कारखाना, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं, तो द्वितीय क्षेत्र। ओके, इमारतों का निर्माण द्वितीय क्षेत्र, प्लास्टिक क्षेत्र, कपड़ा उद्योग, ठीक है, खाद का निर्माण, तेल शोधक कारखाना, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं। ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। अब तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपको क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। वकील जो अपना वकालत करते हैं तो क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो एक चीज़ नोटिस करिएगा, तृतीय क्षेत्र में जो पैसा का अगर बात आ जाए, अगर पैसा का बात आ जाए, ठीक है, कोई भी कार्य हो रहा है तो बिना पैसों के बगैर तो नहीं होगा। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि बाजार जाएंगे, बिना पैसा का तो जाएंगे नहीं, बिना पैसा का खरीद बिक्री करेंगे। परिवहन करेंगे तो परिवहन में कुछ भी परिवहन करते हैं तो बिना पैसा का तो करेंगे नहीं। ओके, शिक्षक अगर पढ़ा रहा है तो फ्री में तो पढ़ाएगा नहीं, उसके लिए कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलता होगा, ठीक है। वकील जो वकालत करते हैं बिना पैसा तो करते नहीं है, कहीं ना कहीं या तो उसको सरकार पैसा देगा, या तो पब्लिक वकील होगा, पब्लिक वकील होगा तो पब्लिक उसको पैसा देंगे, या फिर प्राइवेट वकील होगा तो, ठीक है। इंजीनियर वो फ्री में काम तो करेंगे नहीं, डॉक्टर फ्री में काम तो करेंगे नहीं, स्कूल में जो भी शिक्षा दी जाती है फ्री में तो काम होता है नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पैसा से जुड़ा हुआ है ना, सबको पैसा मिल रहा है, ठीक है। अस्पताल में क्या फ्री में इलाज होता है, मान ली फ्री में इलाज होता भी है तो उसको सरकार पैसा देता है, तो पैसा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, कहीं ना कहीं तो पैसों से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये सब जो है सेवा दे रहा है, ये सब सेवा दे रहा है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको याद रखना है कि तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, समझिएगा। वस्तु एवं खरीद बिक्री, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और सेवा क्षेत्र भी इसे बोलते हैं। बाजार हो गया, परिवहन हो गया, शिक्षक हो गया, वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, बैंकिंग हो गया, दुकान हो गया, संचार हो गया, अंतरिक्ष हो गया, सिनेमा हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं, और सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये किसके अंतर्गत आते थे, तो ये आर्थिक क्रिया के आधार पे 3 क्षेत्र को बांटा गया था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, भारत का जो जीडीपी है, भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का है, तो वही हम यहाँ लिख दिए हैं। पहला तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है जीडीपी में, और जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर द्वितीय क्षेत्र का, और सबसे कम योगदान किसका है जीडीपी में, तो पर सबसे कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान जानते हैं किस समय था, जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय 1947 में सबसे ज़्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था,
ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में देखेंगे तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर 3 क्षेत्र देखे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब देखते हैं कार्य के आधार पे, क्या देखते हैं, कार्य के आधार पे, मतलब अर्थव्यवस्था कार्य के आधार पे क्षेत्र देखेंगे। इसमें 2 क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, एक संगठित, एक असंगठित, एक संगठित, एक असंगठित। संगठित का अर्थ ये हो गया निश्चित, निश्चित किया गया है। जैसे हम आपको पढ़ाएंगे, किसी के अंतर्गत पढ़ाएं या किसी के द्वारा पढ़ाएं या फिर मुझे पढ़ाने के लिए रखा गया है तो मुझे वेतन पर रखा होगा, या फिर सरकार मतलब जैसे कि सरकारी नौकरी ले लीजिए, सरकारी नौकरी जो भी व्यक्ति कर रहा है तो उसका फिक्स वेतन होगा, निश्चित वेतन होगा, तो वही चीज़ को बोला जाता है संगठित। क्या बोलते हैं, संगठित। और संगठित को बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनाइज, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। तो समझिएगा कार्य के आधार पे 2 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, एक संगठित, एक असंगठित। संगठित का अर्थ ये हो गया निश्चित, हर चीज़ निश्चित है, सरकारी नौकर है, सरकारी नौकरी है, ये सब निश्चित है, ओके। इसमें छुट्टी भी निश्चित है कि 1 साल में आपको 3 गो छुट्टी दिया जाएगा, 2 साल में आपको 3 गो छुट्टी दिया जाएगा, या 5 साल में आपको 3 गो छुट्टी दिया जाएगा, ठीक है, ये सब निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है। असंगठित समझते हैं। असंगठित का अर्थ ये हो गया कि कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। जैसे प्राइवेट कंपनी है, आज आपको रखेगा, कल आपको निकाल भी सकता है, ये क्या हो गया, असंगठित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो संगठित को बोलते हैं ऑर्गेनाइज और असंगठित को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज। तो पहले हम संगठित देखने वाले हैं, देखिए संगठित देखेंगे पहले, समझिएगा। तो यही चीज़ जो हम समझाएं ना, सब चीज़ निश्चित है, वही चीज़ हम यहाँ लिख दिए हैं। जैसे कार्य का समय निश्चित है, सरकारी नौकरी करेंगे तो समय निश्चित किया गया है, तब 65 समय निश्चित किया गया है कि आप 65 साल जॉब कर सकते हैं, 60 साल जॉब कर सकते हैं, या फिर 70 साल ही जॉब कर सकते हैं। समय निश्चित किया गया है, लेकिन प्राइवेट में निश्चित है, आज आपको काम करवा रहा है, कल निकाल देगा, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो जो निश्चित है उसे संगठित में रखा गया है, तो वही बोला गया है कार्य और समय निश्चित किया गया है, छुट्टी समय निश्चित रहता है, नियम कानून से बंधे होते हैं, सरकारी काम में आप लापरवाही नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 3 महीना का छुट्टी मिला है तो 3 महीना से ज़्यादा आप घर में बैठ के नहीं रह सकते हैं, मतलब हर चीज़ निश्चित किया गया है, बांधा हुआ है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम लोग संगठित, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज, ओके। अब समझिएगा ध्यान से, संगठित में एग्जाम्पल में याद रखिएगा कि बड़े बड़े कंपनी ये सब संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, संगठित अर्थव्यवस्था में आते हैं। सरकारी नौकरी ये सब संगठित में आते हैं, ऑर्गेनाइज जिसे बोलते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं असंगठित। असंगठित में सेम उल्टा होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में अनऑर्गेनाइज, क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज बोलते हैं। अब समझिएगा, इसमें वेतन निश्चित है, वेतन निश्चित नहीं है। प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे तो आज आपको 10,000 दे रहा है, ठीक है, कल कम भी कर सकता है, कल बढ़ा भी सकता है, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी के बारे में बोल रहे हैं हम, ठीक है। वेतन निश्चित नहीं रहता है, जैसे आपको आज 10,000 दे रहा है तो कल आपका वेतन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर उसके ऊपर डिपॉजिट फिक्स नहीं कर सकते हैं कि मुझे महीना में आपको 30,000 ही देना पड़ेगा, उसका जितना मन होगा उतना देगा, कोई निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। तो वही बोला गया है, वेतन निश्चित रहता है, नहीं रहता है। कार्य का समय निश्चित रहता है, नहीं रहता है, आज रखेगा कल निकाल देगा, ठीक है। छुट्टी निश्चित रहता है, छुट्टी निश्चित नहीं रहता है, ओके, छुट्टी निश्चित नहीं रहता है। सरकारी नौकरी में तो साल में 3 बार छुट्टी, साल में 3 मन छुट्टी देता होगा या 1 मन छुट्टी देता होगा, लेकिन प्राइवेट में छुट्टी लेना पड़ता होगा, उसके लिए आपका पैसा कटता होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, छुट्टी निश्चित नहीं है, ठीक है। नो नियम नो कानून, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप समझिएगा, एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, प्राइवेट नौकरियां ये सब असंगठित में आते हैं, किसान असंगठित में आते हैं, दुकानदार असंगठित में आते हैं, मजदूर असंगठित में आते हैं। कैसे, समझिएगा, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आज गए काम करने के लिए, कल नहीं गए काम करने के लिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पेमेंट कटेगा, ठीक है। किसान जो हल जोतते हैं या फिर खेत में पानी पटाते हैं, तो देखते हैं
कोई निश्चित है कि मुझे 7 बजे सुबह ही पानी पटाना है या फिर शाम को 4 बजे ही पानी पटाना है? कोई निश्चित है? आज ने मतलब कि लाइट रहने लगा तो कभी भी किसान पानी पटा लेता है। पहले ऐसा सुविधा नहीं था। पहले लाइट आता था 4 बजे सुबह में, तो लोग 4 बजे सुबह में अलार्म लगा के जगता था और खेत पटाता था। तो समय निश्चित है? समय निश्चित तो नहीं है। तो वही तो बोला गया है कि जब आपका मन करे तब आप काम कर सकते हैं। जैसे किसान हो गया, दुकानदार हो गया, मेरा मन है आज दुकान खोलने का, मान ली किराना स्टोर का मेरा दुकान है, मेरा मन है आज 4 बजे दुकान खोलने का, तो खोल सकते हैं। मेरा मन है कि 4 बजे दुकान नहीं खोलेंगे, 5 बजे दुकान खोलेंगे हम, तो खोल सकते हैं। मनमौजी चल रहा है, ठीक है। तो वही इसमें कोई नियम कानून होता है? तो वही तो नियम कानून नहीं है। इसमें नियम कानून है? नियम कानून नहीं है। ओके, तो क्या क्या बोले? प्राइवेट नौकरी हो, किसान हो, दुकानदार हो, मजदूर, इसमें कोई नियम कानून अगर नहीं है तो वो रखा जाता है संगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज जिसे बोला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र 3 को था। आर्थिक क्रिया के आधार पे हम क्या क्या देखे? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। कार्य के आधार पे क्या देखे? संगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र। अब देखने वाले हैं स्वामित्व, मतलब मालिक के आधार पे क्षेत्र देखने वाले हैं, ठीक है। मालिक मतलब स्वामित्व, ठीक है। स्वामित्व के आधार पे मतलब इसका मालिक कौन होगा या कौन हो सकता है, समझिएगा। स्वामित्व के आधार पे क्षेत्र, इसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। तो स्वामित्व के आधार पे, तो इसमें कैटेगरी बार है, सार्वजनिक भी देखने को मिलेगा, निजी क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। तो पहले हम सार्वजनिक देखते हैं, समझिएगा। सार्वजनिक किसे बोलते हैं? सार्वजनिक का अर्थ ये हो गया पब्लिक सेक्टर। क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। जैसे कि सरकारी कंपनी। रेलवे किसका है? रेलवे सरकार का है। तो सरकार का है मतलब हम लोग का है। जब सरकार को हम बनाए तो सरकार का हर चीज़ तो मेरा ही हुआ ना। रेलवे किसका प्रॉपर्टी है? पब्लिक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वही तो बोला गया है, सरकारी कंपनी हो, ठीक है, जैसे रेलवे हो, सेना हो। सेना किसके लिए काम करते हैं? हम लोग के लिए काम करते हैं। सरकारी है मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है, सेना क्या है? पब्लिक है, ओके। सेना हो, सरकारी बैंक हो, महारत्न कंपनी हो, अंतरिक्ष हो, ये सब किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछेगा? एग्जाम्पल पूछेगा रेलवे किस सेक्टर में आते हैं? तो सरकारी कंपनी, सरकारी मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। रेलवे किस में आते हैं? सार्वजनिक में आते हैं। सेना किस में आते हैं? सार्वजनिक में आते हैं। सरकारी बैंक किस में आते हैं? सार्वजनिक में आते हैं। महारत्न कंपनी किस में आते हैं? सार्वजनिक में आते हैं। अंतरिक्ष किस में आते हैं? सार्वजनिक में आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिएगा, अब देखते हैं संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र का अर्थ ये हो गया ज्वाइंट सेक्टर। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है। अब देखिएगा, ज्वाइंट सेक्टर जो है ये पीपीपी मॉडल पे आधारित है। पीपीटी मॉडल पे आधारित है। ज्वाइंट सेक्टर का मतलब समझे, इसमें जो है दोनों मिलके काम करते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं और सरकारी सेक्टर भी काम करते हैं, इसीलिए बोला जाता है इसे ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है, संयुक्त क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन आते हैं तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि तेजस जो ट्रेन चली थी ये प्राइवेट ट्रेन हो गया, लेकिन पटरी सरकारी हो गया। ओके, मेट्रो जो ट्रेन चलेगा तो इसमें दोनों काम करेगा, गवर्नमेंट भी काम करेगा और प्राइवेट भी काम करेगा। ओके, बिजली क्या हो गया? सरकारी भी हो गया और प्राइवेट भी हो गया। तो जो दोनों रहे तो उसे बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये पीपीपी मॉडल पे आधारित है। अब इसका पूरा नाम क्या होता है ट्रिपल पी का? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप मिलकर ये काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सहकारी क्षेत्र देखते हैं। सहकारी क्षेत्र किसे बोलते हैं? सहकारी क्षेत्र का अर्थ ये हो गया कि इसमें सभी व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान हो, ओके, सभी व्यक्ति का। जैसे कि व्यक्ति के समूह के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। जैसे कि डेयरी उद्योग में कौन आएंगे? सुधा आएंगे। ये सब सुधा कंपनी और जो होते हैं ये सब सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समूह के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जो प्रत्येक व्यक्ति का या कुछ व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान दिया गया है इसमें। तो योगदान दे के जो भी चीज़ का निर्माण होता है उसे सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं। तो स्वामित्व और संचालन इसे बोल सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब देखिएगा अमूल जो है,
आमूल किस में आएंगे, तो ये भी सहकारी क्षेत्र में ही आएंगे। अब आमूल का पूरा नाम पूछेगा तो याद रखिएगा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसका स्थापना गुजरात के आनंद में 1946 में हुआ था। गुजरात के आनंद में 1946 में किया गया था इसका स्थापना, किसका, अमूल का। और इसका पूरा नाम क्या हो गया, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। आगे है इफको। इफको का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोप, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोप इफको का पूरा नाम होता है। स्थापना पूछेगा तो 1967 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है इफको का, तो मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है मुख्यालय, नई दिल्ली। ओके, और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है मेरी टेलीग्राम जो लिंक है, मेरा टेलीग्राम लिंक वेलोसिटी क्लासेस ND दे दीजिएगा, वहाँ आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक की स्थापना पूछेगा तो 1904 में हुआ था। सहकारी बैंक की स्थापना 1904 में हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, बाकी कोई भी डाउट रहता है, इतनी सा भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। फुल्ली एकदम जो है ना लुसेंट को कंप्लीट कराने वाले हैं हम फुल्ली। लुसेंट सीरीज का मतलब यही हो गया कि एक एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे एकदम। अभी फिलहाल इकोनॉमिक्स चल रहा है, उसके बाद हिस्ट्री में हाथ लगाएंगे, फिर साइंस में हाथ लगाएंगे, फिर स्टैटिक पढ़ाएंगे, मतलब कंप्लीट हम लुसेंट पढ़ाने वाले हैं। तो जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए लुसेंट सीरीज चल रहा है, आप लोग को पता ही है। और लुसेंट सीरीज में हम क्या देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में ये लेक्चर नंबर 6 है। ओके, अगर आप लोग 1 से लेकर 5 तक लेक्चर नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में लुसेंट इकोनॉमिक्स 2025 करके मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखने वाले हैं विश्व के अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये सब हम देख चुके थे, लेकिन थोड़ा सा हम और भी डीप देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा मानना यही है कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से गहन अध्ययन करके पढ़ेंगे और काफ़ी डीप से पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी टीचर इस बात की गारंटी नहीं देगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं जिसका भी नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा है सेट प्रैक्टिस में, बस आप मेरे द्वारा कराए गए ये फॉलो करिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपका जो है सेट प्रैक्टिस में नंबर इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि हम गहन अध्ययन करके वही सब टॉपिक लाने का प्रयास करते हैं जो सेट प्रैक्टिस में या फिर एग्जाम में गिरा हुआ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विश्व के अर्थव्यवस्था। विश्व के अर्थव्यवस्था में आपको 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था में कौन कौन आते हैं, तो पहला देखने को मिलेगा पूंजीवादी, ठीक है, और दूसरा देखने को मिलेगा समाजवादी, और तीसरा देखने को क्या मिलेगा, मिश्रित। तीसरा मिश्रित। तो विश्व के अर्थव्यवस्था में, विश्व मतलब ये हो गया कि वर्ल्ड ओवर की बात बोल रहे हैं, चाहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, कनाडा की अर्थव्यवस्था हो, या भारत की अर्थव्यवस्था हो, या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हो, जो भी अर्थव्यवस्था हो, विश्व लेवल पे हम देख रहे हैं। तो विश्व की अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, ये तीनों देखेंगे हम अच्छा से, समझिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे बोलते हैं कैपिटलिज्म। क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म बोलते हैं। ओके, अब देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक पूछेगा आपसे तो इसके जनक जो है एडम स्मिथ को माने जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसे माने जाते हैं, एडम स्मिथ को माने जाते हैं। और एडम स्मिथ के हम बुक भी बताए थे। एडम स्मिथ का बुक का नाम क्या है, तो वह है वेल्थ ऑफ नेशंस। ये कब लिखे थे, 1776 में। 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। आगे देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण जो होता है ये पूंजीपति का होता है, मतलब इसका मालिक जो होता है को प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति होता है। जैसे कि रिलायंस, जियो, ये सब किसके हैं, तो ये अंबानी के हैं। तो अंबानी सरकार का व्यक्ति है, सरकार का व्यक्ति तो नहीं है, उसका अलग एक कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं वो सब। ओके, तो वही होता है, जो पूंजीपति होगा, जो पूंजी लगाएगा, उसी पे इसका नियंत्रण होता है, उसी का इसका नियंत्रण होता है। ठीक है, अब समझिएगा, नियंत्रण जिसका रहेगा पूंजीपति का, तो वो क्या क्या कर सकता है, क्या बनाना है,
क्या करना है, कितना रुपया में सिम बेचना है, कैसे नेटवर्क को आगे बढ़ाना है, ठीक है, कितना फी रखना चाहिए, सब कुछ नियंत्रण कौन करेगा? जिसका पूंजीपति लगा है, जिसका पूंजी लगा है। तो वही सब चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं कि क्या बनाना है, क्या कीमत रखना है, ये सब किसका काम है? पूंजीपति का काम है, जो इसका मालिक है। ओके, तो ये प्राइवेट सेक्टर बोल सकते हैं। प्राइवेट सीधा सीधी बोलिए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब प्राइवेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना। मुकेश अंबानी जो जियो सिम लॉन्च किया है, तो क्या आपको क्या लग रहा है? ये फ्री में सिम बांटा, पहले तो फ्री में सिम बांटा, तो आपको लग रहा होगा कि फ्री में सिम बांट दिया है तो सिर्फ और सिर्फ वही लाभ कमाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग लाभ कमाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिम बांटा इसलिए ताकि उसको लाभ मिल सके। वो अपना पहले लोभ दिया। पहले रिचार्ज होता था 199 का, उससे कम भी होता था। अभी देखिए 350 का रिचार्ज होता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उसका पर्पस होता है कि लाभ कमाना। क्या होता है पर्पस? लाभ कमाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य ही है लाभ कमाना। पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? लाभ कमाना, डायरेक्ट अपना पॉकेट गर्म करना, ठीक है। अब देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला जो देश है, कहाँ कहाँ और किस किस देश में सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी ही अर्थव्यवस्था है। पूर्ण रूप से प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, पूर्ण रूप से इसका मालिक ही होता है पर्सनल, सरकार से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, इटली में, कनाडा में, जापान में, दक्षिण कोरिया में, ब्रिटेन में, जर्मनी में इत्यादि। ओके, तो डायरेक्ट एग्जामिनर जो है एग्जाम्पल पूछता है इस देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। फिर से बोल देते हैं, यूएसए, इटली, कनाडा, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ये सब जगह जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, जो पूंजीपति होता है। आगे देखते हैं दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था समझते हैं, इसे बोलते हैं सोशलिज्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोशलिज्म। ओके, इसके जनक बोले जाते हैं कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स का एक बुक भी है, वो है दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ओके, अब देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण किसका होता है? तो सरकार का होता है। नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। सरकार का है मतलब किसका नियंत्रण है? हम लोग का नियंत्रण है, ठीक है। जैसे कि सरकार की कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि रेलवे मान ले सरकार का है, तो सरकार को कौन बैठाया है? सरकार को तो हम ही बैठाए हैं, सरकार को तो हम ही चुन के दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इसका नियंत्रण जो होता है, ये सरकार का नियंत्रण होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण करना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण करना। किसके लिए? समाज के प्रति लोक कल्याण का काम करेंगे। इसमें समाज को देखा जाता है कि समाज के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो लोक कल्याण की बात बोल सकते हैं। ओके, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक बोलेगा तो कार्ल मार्क्स। नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। अब सरकार क्या क्या चीज़ करेगा, तो वही चीज़ तो है, क्या बना सकता है, क्या कीमत तय करेगा, कितना रखना चाहिए, कितना बनाना चाहिए, ये सब सरकार तय करता है। लेकिन ये पब्लिक को और समाज को देखते हुए अपना ठीक करता है, ठीक है, अपना कीमत रखता है। ओके, तो लोक कल्याण बोल सकते हैं, सबसे अच्छा समाजवादी अर्थव्यवस्था ही माना जाता है। ओके, अब देखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश, मुख्य रूप से तो आपसे एग्जाम्पल ही पूछेगा। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश कौन सा है? तो पहला याद रखिएगा रूस, ठीक है, फिर चीन, फिर उत्तरी कोरिया, फिर वियतनाम, फिर क्यूबा। क्या क्या बोले? रूस, चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम और क्यूबा। ये सब जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश था, ठीक है। कौन है? देश है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो हम क्या क्या देखें? हम पूंजीवादी देखें और समाजवादी देखें, दो चीज़ तो हम देख लिए। ओके, अब देखने वाले हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो वो मुख्य रूप से भारत में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया मिक्स,
क्या हो गया, मिक्स। इसका प्रारंभ हुआ था 1948 में। कब हुआ था मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ? 1948 में हुआ था। इसमें दोनों काम करते हैं, सरकार भी काम करते हैं और प्राइवेट भी काम करते हैं। देखते होंगे भारत में सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी बसें भी चलती है, प्राइवेट बसें भी चलती है, सरकारी टीचर भी पढ़ाते हैं, प्राइवेट टीचर भी पढ़ाते हैं, दोनों इसमें काम करते हैं, इसलिए बोला गया है मिक्स अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसे अपनाने वाला जो देश है, सबसे पहले जो अपनाया था, ये पूछेगा, सबसे इसे अपनाने वाला पहला देश जो था वो फ्रांस था। फ्रांस जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले पहले देश में आते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जनक बोलेगा तो जेएम किन्स। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक, ये सब पूछेगा आपसे, तो जेएम किन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला मतलब जनक जो माने जाते हैं, जेएम किन्स को माने जाते हैं। और देश बोल दिया अपनाने वाला तो फ्रांस याद रखिएगा। ठीक है, नियंत्रण किसका होता है? तो आपको बताए ही थे, जब दोनों काम कर रहा है तो दोनों का नियंत्रण होगा। सरकार का भी नियंत्रण रहता है, प्राइवेट सेक्टर का भी नियंत्रण रहता है। ठीक है, जैसे कि तेजस एक्सप्रेस वो ट्रेन चली थी। ठीक है, तो तेजस एक्सप्रेस प्राइवेट ट्रेन है लेकिन पटरी सरकार का है, दोनों काम कर रहा है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों काम करता है, सरकार भी काम करते हैं और प्राइवेट काम करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं प्लस। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। ठीक है, इसका उद्देश्य है लाभ कमाना। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण भी करना, लाभ कमाना भी और लोक कल्याण भी कमाना। ठीक है, दोनों का काम है इसका, लाभ भी कमाना और लोक कल्याण भी करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का काम क्या है? लाभ कमाना और लोक कल्याण भी करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश, मुख्य रूप से आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, तो अपनाने वाला जो देश है, कौन कौन देश ऐसे हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए हैं? तो वो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, श्रीलंका है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश कौन कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया है। और पहला देश बोल दिया तो क्या बोलेंगे? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ जो मिलेगा आपको, ये माई टेलीग्राम चैनल है वेलोसिटी क्लासेस, ब्रैकेट में ND दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नोट में क्या लिखे हैं समझिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को थोड़ा समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये कथन किसका है? ये कथन पूछा गया है, कोई व्यक्ति है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को थोड़ा समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। ये कथन मतलब ये कौन बोले थे? तो यह बोले थे जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स बोले थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को थोड़ा समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। ये जॉन मेनार्ड किन्स बोले थे। कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था समझिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है देश को भी पूंजीवादी की ओर बढ़ना चाहिए। ये कौन बोले थे? ये बोले थे प्रोफेसर लिनज। कौन बोले थे? प्रोफेसर लिनज बोले थे। क्या बोले थे? प्रोफेसर लिनज बोले थे समाजवादी देश को भी, जो भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है उसके लिए बोला गया है, समाजवादी देश को भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। ये कौन बोले थे? प्रोफेसर लिनज बोले थे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो हम क्या देखें विश्व की अर्थव्यवस्था में, क्या क्या देखें? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, तीनों समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है, इतनी से भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करने से आप पूरी तरह से स्वतंत्र कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखने वाले हैं हम लोग GNP मतलब GDP और GNP। GDP और GNP में क्या अंतर है समझिएगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे GDP के बारे में। GDP का अर्थ ये हो गया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP का पूरा नाम क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। ओके, इसका अर्थ ये होता है सकल घरेलू उत्पाद। अब समझिए ध्यान से, GDP मतलब कि देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर जितने भी लोग कमा रहे हैं, चाहे वो विदेशी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो एप्पल का कंपनी क्यों ना हो, सैमसंग का कंपनी क्यों ना हो, ओप्पो का कंपनी क्यों ना हो, चाइनीज कंपनी क्यों ना हो, जो भी कंपनी हो या फिर जो भी व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन देश के अंदर मतलब मेरा भारत देश के अंदर, सीमा के अंदर, ये भारत है और भारत देश के अंदर, इसके अंदर अगर कोई कमा रहा है, अगर इसके अंदर कोई कमा रहा है
तो वो किस में जुड़ाएगा, ये जीडीपी के अंतर्गत आएगा। तो वही चीज़ देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं, देश के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं को अंतिम मूल्य का योगफल क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। जो भारत के अंदर कमा रहा है, पैसा कमा रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, ये सारा जीडीपी के अंतर्गत आते हैं, इसी को जीडीपी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब जीएनपी समझते हैं क्या होता है। जीएनपी समझिएगा, जीएनपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब समझिएगा, इसमें बोला गया है हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। जीएनपी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब समझिएगा, इसमें बोला गया है इसका राजनीतिक सीमा से कोई मतलब नहीं, मतलब कि यह भारत में कमाए या अमेरिका में कमाए या पूरा वर्ल्ड ओवर कहीं भी कमाए, लेकिन सिर्फ भारतीय अगर है, भारतीय अगर वर्ल्ड ओवर कहीं भी कमा रहा है, कहीं भी कमा रहा है और वो पैसा भारत को दे रहा है, तो वो सब जीएनपी के अंतर्गत आते हैं। तो वही चीज़ देखिए हम यहाँ लिखे हैं, इसका राजनीतिक सीमा से कोई मतलब नहीं है। एक वित्तीय वर्ष में केवल भारतीय है ना, यहाँ पर या केवल भारतीयों द्वारा विश्व में कहीं भी कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य का योगफल जीएनपी कहलाता है। मतलब भारत के कोई कोना में कमा रहा है या अमेरिका में कमा रहा है या अमेरिका में इन्वेस्ट किया या चीन में इन्वेस्ट किया या पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, कहीं भी इन्वेस्ट किया, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको राजनीतिक सीमा से कोई मतलब नहीं है, बस भारतीय है ना, तो वो सब सारा जीएनपी में जाएगा, ठीक है, जीएनपी में जाएगा। और जीडीपी किसे बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि एग्जाम्पल मैन आपको याद रखना है, ठीक है, समझिएगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देश के सहित विश्व में केवल भारतीय होना चाहिए, वही चीज़ बोले जो हम कोई समझाए। उदाहरण समझिएगा, देखिए टाटा कंपनी कहाँ का है, ये भारत का कंपनी है। रतन टाटा कहाँ का है, भारत का है ना। देखिए टाटा भारत में 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, जीडीपी में जाएगा, क्योंकि भारत में किया है, यहाँ नोटिस करिएगा, भारत में किया है। टाटा अमेरिका में 1000 इन्वेस्ट किया है या 1000 करोड़ कमाया है, ठीक है, क्या जीडीपी में जाएगा, नहीं जाएगा। जीडीपी में जाएगा, नहीं जाएगा, जीडीपी में नहीं जाएगा। एप्पल भारत में, देखिए भारत में बोल रहा है, भारत में जो भारत में दिखा रहा है, देखिए भारत में जहां दिखाया तो डायरेक्ट मारना है जीडीपी, क्योंकि भारत में मतलब क्या होगा, भारत के सीमा के अंदर बोला गया, तो वही बोला गया है कि जीडीपी आपको निकालना है। तो समझिएगा, टाटा भारत में कितना, 1000, ठीक है। एप्पल भारत में कितना भारत में 500 करोड़, तो टोटल कितना हो जाएगा, टाटा भारत में 1000 और एप्पल भारत में 500, टोटल कितना हो गया, 1500 करोड़। तो आपका जीडीपी निकल गया, ये जीडीपी में शामिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए टाटा अमेरिका में 100 करोड़, क्या जीडीपी में शामिल होगा, नहीं होगा शामिल, ये जीएनपी में शामिल होगा, ठीक है। क्योंकि क्या बोला है, जीएनपी क्या बोल रहा है कि उसको सीमा से मतलब नहीं है, वो देश में कहीं भी कमा सकता है, लेकिन सिर्फ भारतीय होना चाहिए। तो टाटा भारतीय है लेकिन अमेरिका में कमा रहा है, लेकिन है तो भारतीय, तो ये जीएनपी में शामिल होगा, ठीक है। अगर सीमा बोल दिया, भारत में बोल दिया, तो जीडीपी में शामिल होगा। ये आपको हम बता दिए हैं। एप्पल अमेरिका में 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो एप्पल अमेरिका में ये किस में जाएगा, ये जीएनपी में जाएगा ना। ये देखिए क्या बोला गया, एप्पल अमेरिका में, एप्पल देखिए ना, एप्पल भारत का कंपनी है और ना अमेरिका भारत का है, ठीक है, इसको भारत से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ना जीएनपी में शामिल होगा ना जीडीपी में शामिल होगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप फिर से मुझे मतलब मैसेज कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुंच सके, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। बस विश्वास रखिए, लूज एंड पूरा ख़त्म करेंगे और जो भी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, विश्वास दिलाते हैं, ठीक है। कोई भी टीचर इस बात की गारंटी नहीं देगा कि क्वेश्चन मेरा यहाँ से आएगा, हम गारंटी देंगे
जिसका भी नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा है सेट प्रैक्टिस में, बस जो हम लेके चल रहे हैं वो फॉलो करिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बिना लूसेंट पढ़े किसी का रिजल्ट हुआ हो? बिना लूसेंट पढ़े किसी का रिजल्ट हो ही नहीं सकता है, ये बात की हम गारंटी देते हैं। मेरा भी दोस्त जॉब में है, कोई दरोगा में है, कोई बीपीएससी में है, कोई बिहार पुलिस में है, लेकिन उससे जब हम रिव्यू लेते हैं तो बताता है कि भाई बिना लूसेंट पढ़े कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लूसेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब कोई भी टीचर ये नहीं बोलता है कि लूसेंट पढ़िए, क्यों? क्योंकि लूसेंट में ही सारा चीज़ मिल जाता है ना। तो टीचर कभी भी नहीं बोलेगा कि लूसेंट पढ़िए, वो सीधा बोलेगा कि आप मेरे पास पढ़िए। वो भी लूसेंट पढ़ के ही आया है, चाहे कोई भी टीचर हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। लेकिन लूसेंट जो भी पढ़ाएंगे बिल्कुल ही समझ में आएगा आप लोग को। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम पढ़ाएं और आपको समझ में नहीं आए। तो इसमें केवल लूसेंट इंक्लूड नहीं है, और भी टीचर का नोट्स भी इंक्लूड है, चुन चुन के लाते हैं ताकि आप लोग को जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।